बैरकों से ऐवान इकबाल तक पाकिस्तानी सैन्य तंत्र की विचारधारा, संवैधानिक हेरफेर, अंतर्राष्ट्रीय और दक्षिण एशियाई राजनीति में अदृश्य शासक की सामाजिक स्वीकार्यता का एक गहन विश्लेषण। पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास केवल चुनावों और संसद की कहानी नहीं, बल्कि वर्दी और खाकी के साये से पनपे लोकतंत्र के निरंतर संघर्ष की दास्तान है। 1947 से स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तानी सैन्य तंत्र ने केवल सीमाओं की रक्षा नहीं की, बल्कि राज्य की विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक दिशा को भी नियंत्रित किया। यह है कि पाकिस्तान में सैन्य शासन की गहरी जड़ों, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सत्ता पर काबिज और कब्जा करने की उसकी रणनीति को उजागर करती है। दक्षिण एशियाई भू राजनीति में जहां भारत और चीन जैसे दिग्गज मौजूद है, पाकिस्तान का सैन्य नागरिक असंतुलन न केवल उसकी आंतरिक अस्थिरता को प्रभावित करता है, बल्कि क्षेत्रीय शांति, परमाणु सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध को भी जटिल बनाता है। और आसपास के देशों में लोकतंत्र का अभाव, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान सहित अनेक देशों में पाकिस्तान के समरूप शासन व्यवस्था होने के कारण वैश्विक युद्ध को और जटिल बनाता है, बल्कि क्षेत्रीय शांति, परमाणु युद्ध और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध को जटिल बना रहा है। इस विश्लेषण ये समझने का प्रयास किया कि आखिर क्यों पाकिस्तानी समाज बार बार सैन्य हस्तक्षेप को स्वीकार करता है और यह स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपने ऊपर ढाल लेती है। पाकिस्तान की राजनीति सरहद सैन्य तंत्र की भूमिका केवल एक सुरक्षा बल तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एस्टेब्लिशमेंट के रूप में विकसित हो चुके, जिसने राज्य की विचारधारा, संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक स्वीकार्यता को अपने अनुरूप पूरी तरह से परिभाषित कर दिया। एक ऐसी जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए हमने सबसे पहले पाकिस्तान सुरक्षा राज्य, सिक्योरिटी की विचारधारा, थॉट को समझना होगा। 1947 में पाकिस्तान और भारत के विभाजन को द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की रक्षा के नाम पर गढ़ी गई थी, जिसके तहत सेना ने स्वयं को वहाँ की भौगोलिक सीमाओं को नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वैचारिक सीमाओं, आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। इसी विचारधारा के नाम पर जनरल जियाउल के दौर में इस्लामीकरण की नीति अपनाई गई, जिसने जिहाद को विश्व की विदेश नीति का एक उपकरण बना दिया, जिसका सीधा असर यह हुआ कि किसी भी नागरिक सरकार को हमेशा भारत से खतरे, धर्म के नाम पर खतरे, राष्ट्रीय एकता के बिखरने का डर दिखाकर कमज़ोर किया गया। सन 1958 में जनरल अयूब खान, सन 1969 में जनरल याया खान, सन 1970 में जियाउल हक और सन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा किया। लेकिन इन तख्तापलटों को केवल बल के प्रयोग से नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों, प्रोविजन के माध्यम से वैधता प्रदान की गई, जिसने भारत की न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सबसे प्रमुख था, जिसके तहत न्यायालयों ने बार बार यह माना कि राज्य के अस्तित्व बचाने के लिए संविधान को स्थगित करना, सैन्य शासन लागू करना कानूनी आवश्यकता। और इसी कड़ी में तजीमुद्दीन खान बनाम सन 1955 और 200 मामले सन 1958, लेकिन नुसरत भुट्टो मामले सन 1970 में, जफर अली शाह मामले 2000 तक सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य तख्तापलट को न केवल वैध ठहराया, बल्कि सैन्य शासकों को संविधान में संशोधन करने की यह सीमित शक्तियां भी प्रदान कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप जियाउल हक ने 8वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को संसद भंग करने का अधिकार देकर एक हाइब्रिड सिस्टम की नींव रखी। बाद में मुशर्रफ ने 17वें संशोधन और आज के दौर में 21वें संविधान संशोधन, जिसमें सैन्य अदालतों को स्थापित किया गया, के माध्यम से सैन्य तंत्र को कानूनी रूप से अजेय बना दिया गया। यहाँ तक कि 18वें संशोधन द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दिए जाने के बावजूद इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। इलेक्टेबल्स और सामंती प्रभुत्व संपन्नों को चुनाव में जिताने या हराने का काम किया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, आखिर पाकिस्तानी समाज और राजनीतिक दल इस सैन्य हस्तक्षेप को स्वीकार एक्सेप्ट क्यों करते हैं? इसका उत्तर पाकिस्तान की सामाजिक, आर्थिक संरचना और नागरिक राजनीति के चरम भ्रष्टाचार में छिपा है। क्योंकि जब भी सरकारें कुशासन और आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरती है, तो पाकिस्तानी जनमानस को पहले से ही वहाँ गरीबी, बेरोजगारी, बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहा होता है। सेना को एक मसीहा या सुधारक के रूप में देखने लगता है। यहाँ तक कि स्वीकार्यता केवल मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि इसके पीछे सेना का विशाल आर्थिक साम्राज्य, बिलबस मिलिट्री बिजनेस भी है। इसके तहत फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, एनएलसी जैसी संस्थाओं के माध्यम से सेना ने
अनाज, सीमेंट, उर्वरक, रियल एस्टेट जैसे डीएचए हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ तक कि फास्ट फूड तक के बाजार पर एकाधिकार कर लिया है, जिससे सेना न केवल सुरक्षा बल बल्कि देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट इकाई बन गई। और इसी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके मीडिया को नियंत्रित करती इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के माध्यम से राष्ट्रवादी प्रोपेगेंडा और ड्रामा सीरियल बनाकर युवाओं के मन में सैन्य गौरव की भावना पैदा करती है और विपक्षी नेताओं को गद्दार या भारत का एजेंट घोषित करके राजनीतिक वैधता को समाप्त कर दी थी। इसी सामाजिक स्वीकार्यता और अधिक मजबूत बनाने के लिए सैन्य तंत्र में धार्मिक मौलवियों मदरसों के नेटवर्क के साथ एक अलिखित गठजोड़ किया, जो जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि सेना ही इस्लाम की रक्षक है, नागरिक नेता पश्चिमी एजेंडे के वाहक है, जिससे धर्म और राष्ट्रवाद का एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण तैयार होता है जो किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में इस्लाम विरोधी घोषित करके कुचल देता है। इसी सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण इमरान खान का सत्ता से बेदखल होना, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम और उसकी पार्टी PTI के खिलाफ चलाया गया क्रैकडाउन, 9 मई की हिंसा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के बाद दर्ज किए गए राजद्रोह के मुकदमे, जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान में आज भी हाइब्रिड रेजिम का राज है, जहां प्रधानमंत्री केवल एक कठपुतली होता है और वास्तविक शक्ति रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर GSQ के पास होती है। यदि हम इस सैन्य वर्चस्व के प्रभाव को दक्षिण एशियाई भू राजनीति, साउथ एशियन पॉलिटिक्स के व्यापक कैनवास पर देखें तो स्पष्ट हो जाता है पाकिस्तान का सैन्य तंत्र क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ा चुनौती कारक है, क्योंकि राजनीतिक रणनीति की इकाई स्ट्रेटजिक डेप्थ की उसकी विफल नीति के कारण उसे अफगानिस्तान है कोई नहीं। रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटजिक गहराई की उसकी विफल नीति के कारण उसे अफगानिस्तान, तालिबान। यदि हम इस सैन्य वर्चस्व प्रभाव को दक्षिण एशियाई राजनीति, साउथ एशियन पॉलिटिक्स के व्यापक कैनवास पर देखें तो स्पष्ट हो जाता है पाकिस्तान सैन्य तंत्र स्थिरता के लिए सबसे बड़ा चुनौती कारक है, क्योंकि रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटजिक डेप्थ उसकी विफल नीति के कारण उसने अफगानिस्तान को तालिबान में पाला पोसा, जिसे न केवल अफगानिस्तान को तबाह किया बल्कि ब्लोबैक के रूप में पाकिस्तान के भीतर ही TTP और बलूच विद्रोह जैसे आंतरिक सुरक्षा संकट पैदा किए। भारत के खिलाफ हजार घाव देने की नीति, डेथ बाई थाउजेंड्स कट्स के तहत सीमा पार आतंकवाद को एक राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण से कश्मीर में दशकों तक रक्तपात हुआ। 2001 में संसद पर हमला, 2008 का मुंबई आतंकी हमला जैसे जघन्य अपराधों ने दक्षिण एशिया को परमाणु युद्ध के कगार ला खड़ा किया है। लेकिन सैन्य तंत्र की इस आक्रामक विदेश नीति ने पाकिस्तान को वैश्विक संकट पर एक आतंकवाद का गढ़, टेररिस्ट हेवन के रूप में बदल दिया है, जिसके कारण से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट IMF से कर्ज लेने के लिए भारी शर्तें माननी पड़ी। आज जब पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा भयंकर आर्थिक संकट, 30% महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, डिफॉल्ट के नाम पर कगार पर खड़ा है, तो पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे CPEC जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी सेना का ही नियंत्रण है, जो सुरक्षा के नाम पर अरबों डॉलर के बजट को हड़प लेती है। और जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में सेना हटाई तो पाकिस्तान सैन्य स्थापना ने अपनी भू राजनीतिक निर्भरता को वाशिंगटन से हटाकर बीजिंग की ओर मोड़ लिया, जिसके तहत चीन न केवल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया बल्कि पाकिस्तानी सेना के हथियार और तकनीक का प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी। लेकिन चीन का यह समर्थन पाकिस्तान जनता के लिए नहीं बल्कि अपने सामरिक हितों और ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा के लिए ही था, जिसने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में चीन का एक क्लाइंट स्टेट बनाकर रख दिया। ये परमाणु कमान प्राधिकरण अंशीय पूरी तरह सैन्य जनरलों के हाथों होने के कारण दक्षिण एशिया में परमाणु संयम, न्यूक्लियर रेस्ट्रेंट हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। यह सवाल और भी मुखर हो जाता है, क्या सैन्य तंत्र की यह राजनीतिक इंजीनियरिंग और संवैधानिक हेरफेर राज्य को बचा पाएगा और इसे गहरे अंधकार में धकेल देगा। इस क्योंकि इतिहास गवाह है कि सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का विभाजन, बांग्लादेश का निर्माण उसी सैन्य अहंकार और परिणाम था जिसने जनता के जनादेश को कुचलने का प्रयास किया। और आज भी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो अलगाववादी विद्रोह इस पर उठ रहे हैं, वे इसी केंद्रीकृत और सैन्य प्रधान नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया है। अंततः पाकिस्तान में राजनीतिक पाठ्यक्रम में केवल सैन्य शासन की विचारधारा, उसके संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक स्वीकार्यता एक ऐसे दुष्सत्व का निर्माण करते हैं जहाँ लोकतंत्र केवल एक प्रतिबंधित तमाशा, मैनेज स्पेक्टेकल बन कर रह जाता है। और जब तक पाकिस्तानी समाज, न्यायपालिका, राजनीतिक दल इस स्थापना एस्टेब्लिशमेंट के वर्चस्व को चुनौती देकर वास्तविक संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित नहीं करते हैं, तब तक पाकिस्तान न तो आंतरिक रूप से स्थिर हो पाएगा, न ही दक्षिण एशिया में जिम्मेदार शांतिप्रिय पड़ोसी के रूप में भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। क्योंकि वर्दी के साए में पनपा लोकतंत्र कभी भी जनता की वास्तविक आकांक्षा और क्षेत्रीय समृद्धि का वाहक नहीं बन सकता है।